नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट पेडागोजी 2023 पेपर 2 में पूछा जाता है विज्ञान का पोजीशन। तो विज्ञान और गणित दोनों पूछे जाते हैं। तो विज्ञान का जो पोजीशन पूछा जाता है वो 30 नंबर का, तो 15 नंबर की उसमें पेडागोजी आती है और 15 नंबर का उसमें कंटेंट आता है। तो आज हम बात करेंगे पेडागोजी की। तो प्रश्न नंबर 1, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। पेपर देने से पहले इस क्लास को अवश्य देखें। तो प्रश्न नंबर 1 है, आवर्त सारणी में वर्गों में ऊपर से नीचे की ऊपर जाने पर, यानी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे आप आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता में कमी आएगी और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो विद्युत ऋणात्मकता में कमी आएगी और परमाणु त्रिज्या में वृद्धि। प्रश्न नंबर 2, किरचॉफ द्वारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? एक किरचॉफ धारा का नियम, किरचॉफ इन्होंने एक धारा का नियम बताया था, वो किस चीज पर आधारित है? वो आवेश पर आधारित है। और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न नंबर 3, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 की पावर -6 मीटर होता है। प्रश्न नंबर 4, अम्ल कौन कौन सी चीज में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो बात करें सिरका की, तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल। और अंगूर और आम में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर तथा आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। नींबू तथा खट्टे पदार्थों में, नींबू तथा खट्टे पदार्थों में एस्कॉर्बिक अम्ल। सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे। तो कृत्रिम रेशे कौन से होते हैं और मानव निर्मित रेशे कौन से होते हैं? तो रेयान, रेयान मानव निर्मित प्रथम रेशा है। पॉलिएस्टर, टेरिकोट और नाइलॉन ये कृत्रिम रेशे या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा नहीं है? तो जो पॉलिएस्टर, टेरिकोट, नाइलॉन या रेयान इसके अलावा होगा तो वो ही नहीं होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होती है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? तो थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो गर्म करने पर मुड़ जाती है। यदि थर्मोप्लास्टिक को आप गर्म करेंगे तो आसानी से मुड़ जाती है। कौन सी होती है? पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इससे क्या क्या बनाया जाता है? खिलौना, कंघी और बैग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है? तो ये गर्म करने पर नहीं मुड़ती, तो ये गर्म करने पर आसानी से नहीं मुड़ती, ये टूट जाती है। जैसे मेलामाइन और बेकेलाइट, मेलामाइन और बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है? ये कुचालक है। बेकेलाइट के अंदर ऊष्मा का संचरण नहीं होता, इसलिए इसे कुचालक है। इससे क्या क्या बनता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से? बर्तन के हैंडल और स्विच, क्योंकि इसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता इसलिए स्विच लगाते हैं तो वो भी बेकेलाइट का होता है या मेलामाइन का। बर्तन के हैंडल भी किसके? बेकेलाइट के बने होते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा नहीं जाती है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, साइकिल के पहिए नियत चाल से सड़क पर चलती है। कोई साइकिल है और वो सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो वो क्या दर्शा रहा? साइकिल के पहिए वृत्तीय, वृत्तीय गति क्योंकि गोल घूमते हैं, और स्थानांतरीय गति क्योंकि स्थान पर गति कर रही है। तो वृत्तीय गति और स्थानांतरीय गति। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है? तो पृथ्वी का जो केंद्र होता है यानी कि 0 डिग्री विषुवत रेखा, तो उस पर पिंड का भार कितना होता है? तो उस पर पिंड का भार 0 होता है। प्रश्न नंबर 9, पानी के अंदर वायु का बुलबुला कार्य करता है। तो पानी के अंदर जो बुलबुला उठता है वो किसको दर्शाता है? तो पानी का जो बुलबुला है वो कार्य करता है अवतल लेंस पर। किस पर? अवतल लेंस पर। प्रश्न नंबर 10, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तरंग 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग। तो श्रव्य तरंग कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति कितनी हो? 20 हर्ट्ज से
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इनके लिए मानव कान सुन सकते हैं। यानी कि मानव के जो कान हैं वो श्रव्य तरंगों को सुनते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अपसरंग तरंग कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से कम। तो जिनकी आवृत्ति क्या हो? 20 हर्ट्ज से कम हो, मानव कान नहीं सुन सकते। यानी कि मानव के कान अपश्रव्य तरंगों को नहीं सुनते क्योंकि इनकी आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला देखें, पराश्रव्य तरंग है। पराश्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? जिनकी आवृत्ति क्या हो? 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो। 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली आवृत्ति वाली तरंगें पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इनके लिए कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन, तो कुत्ता, बिल्ली, चूहे, चमगादड़ और डॉल्फिन आसानी से सुन सकते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11, तो प्रश्न नंबर 11 पेट्रोलियम का उत्पाद है। तो पेट्रोलियम का उत्पाद क्या है? पेट्रोलियम पेट्रोलियम से क्या क्या चीज बन सकती हैं? तो मिट्टी का तेल, सीएनजी, मिट्टी के तेल को केरोसिन कहते हैं, मिट्टी के तेल को केरोसिन कहते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, ये पेट्रोलियम से उत्पादित पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? सीएनजी तथा एलपीजी के दहन से क्या निकलता है? तो सीएनजी का दहन होगा और एलपीजी का दहन होगा, तो इससे क्या निकलता है? तो सीएनजी के दहन से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एलपीजी के दहन से निकलती है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि जल। प्रश्न नंबर 13, पूरब से पश्चिम की ओर घूमने वाले ग्रह। तो पूरब से पश्चिम की ओर कौन कौन से ग्रह गतिमान होती हैं? तो शुक्र और यूरेनस, शुक्र और यूरेनस ये पूरब से पश्चिम को रोटेट करते हैं यानी कि घूमते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, संसार में सबसे लंबे सर्प हैं, संसार में सबसे लंबे सर्प हैं। तो जालीदार अजगर या एनाकोंडा, तो जालीदार अजगर सबसे लंबे सर्प हैं। प्रश्न नंबर 15, बंकी टॉप ऑफ बीमारी है। तो बंकी टॉप ऑफ बीमारी किससे वो होती है? ये विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, जली लकड़ी का उत्पाद है, यानी कि जली हुई लकड़ी है और उससे क्या क्या उत्पाद होगा? तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प निकलती है किससे? जली हुई लकड़ी से। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र मार्ग का सही क्रम क्या है? मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव जब मूत्र करता है तो उससे कौन कौन से माध्यम से वो निकल कर जाता है? जैसे वृक्क, वृक्क बोले तो किडनी या गुर्दा, फिर उसके बाद जाएगा मूत्र वाहिनी में। कहाँ जाएगा? मूत्र वाहिनी में। मूत्र वाहिनी के बाद जाएगा मूत्राशय में, फिर मूत्र मार्ग द्वारा निकल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18, टेडपॉल किस जल में वृद्धि करते हैं? तो टेडपॉल होता है वो किस जल में वृद्धि अधिक करता है? तो वो आयोडीन युक्त क्या हो? जल हो, तो उसमें टेडपॉल अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं। प्रश्न नंबर 19, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क के अंदर होती है और ये मटर के दाने के समान होती है, पीयूष ग्रंथि। अगला देखें, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि है वो गले में होती है। ये तीनों की तीनों ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अगला है अग्नाशय, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है? तो वो है अग्नाशय, पेनक्रियाज ग्रंथि, पेनक्रियाज ग्रंथि। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि वो है यकृत या लीवर, और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि वो है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, जो मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है।
प्रश्न नंबर 21, दूध में पोषक तत्व हैं, तो दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो ये प्रोटीन, दूध के अंदर प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है और विटामिन डी। तो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होते हैं दूध में पोषक तत्व। प्रश्न नंबर 22, पादप जंतुओं के मृतक ऊतक क्या कहलाते हैं? तो पादप हो या जंतु हो, इनके जो मृतक ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ह्यूमस। उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस। प्रश्न नंबर 23, पॉप की ध्वनि के साथ, पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? जो पॉप की ज्वाला के साथ जो गैस जलती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलने वाली गैस है। प्रश्न नंबर 24, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उसे कंट्रोल करता है? तो वह इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो मधुमेह रोग को क्या करता है? हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। तो वो जो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन उसे क्या करता है? कंट्रोल, नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 25, MgOH का होल्टवाइज, MgOH का होल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वो प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। अपच के समय, जैसे पेट के अंदर अपच हो यानी कि पचा हुआ ना हो, तो वो प्रति अम्ल उस समय कार्य करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 26, आयोडीन, आयोडीन किस लिए काम आती है? घावों पर, घावों को ठीक करने में। क्लोरीन जल शोधन में, क्लोरीन किस में काम आती है? जल को साफ करने में। प्रश्न नंबर 27 देखें। प्रश्न नंबर 27, सिर तथा ऊपरी जबड़े में संधि होती है। सिर में तथा ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जो जबड़ा होता है उसमें कौन सी संधि पाई जाती है? तो उसमें पाई जाती है फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट। प्रश्न नंबर 28, डॉक्टरी तापमापी का परास, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है तापमान मापने का, टेम्परेचर नापने का, उसका जो परास होता है उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री से और 42 डिग्री तक होती है सेल्सियस पैमाने में। सेल्सियस पैमाने में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगर उसकी डॉक्टरी जो तापमापी का जो परास है अगर फॉरेनहाइट में पूछें तो 95 फॉरेनहाइट से 109 फॉरेनहाइट तक होती है। प्रयोगशाला तापमापी का परास कितना होता है? तो प्रयोगशाला में जो तापमापी होती है उसका परास कितना होता है, उसकी रेंज कितनी होती है? तो -10 डिग्री से, -10 डिग्री से 110 डिग्री, 110 डिग्री सी तक होता है। यानी कि -110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप होता है वो कितना होता है? तो स्वस्थ मानव शरीर का ताप जो है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इसी 36.9 डिग्री सेल्सियस को ही फॉरेनहाइट में जब चेंज करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 98.4 फॉरेनहाइट, 98.4 फॉरेनहाइट। यदि मानव शरीर का स्वस्थ मानव शरीर का जो ताप है वो 37 डिग्री सेल्सियस मान है, तो फॉरेनहाइट में उसे जब कन्वर्ट किया जाएगा तो उसका जो मान आएगा वो आएगा 98.6 फॉरेनहाइट, 98.6 फॉरेनहाइट। इसका जो सूत्र है सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलने वाला, तो वो है C/5 = F-32/9, यानी कि C/2 बराबर F-32/9। सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलना और फॉरेनहाइट से सेल्सियस में बदलना। अगला प्रश्न नंबर 29, जठर रस, पेट में जो रस बनता है, पेट में जो रस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो रेनिन एंजाइम, जठर रस में कौन सी? रेनिन एंजाइम, लाइपेज और पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है। तो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम जठर रस में पाए जाने वाले हैं। प्रश्न नंबर 30, पाचन प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? जब आप पाचन करेंगे तो उसका सही क्रम क्या है? पाचन कैसे होता है तो उसका सही क्रम क्या है? तो उसको देखें। पाचन प्रक्रिया का सही क्रम अंतर्ग्रहण है। आप भोजन को सबसे पहले क्या करेंगे? कोई भी प्राणी हो तो सबसे पहले भोजन को क्या करता है? अंतर्ग्रहण, ग्रहण करता है। उसके बाद भोजन में भी जब मुंह में जाता भोजन
तो मुंह में भोजन का पाचन होता है, मुंह में भोजन का पाचन होता है। मुंह में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। तो मुंह में पाचन होगा तो पाचन, अंतर्ग्रहण, ग्रहण किया भोजन, फिर पाचन, मुंह में पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण होगा, छोटी आंत यानी बड़ी आंत, छोटी आंत इनमें जाएगा, फिर उसका अवशोषण, अवशोषण के बाद क्या होगा, लुगदी बनेगी उसकी, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, उसके बाद भोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा निष्कासन के माध्यम से। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये पाचन प्रक्रिया का सही क्रम है। उम्मीद करता हूँ गाइस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।